अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज बता ही दें आप, ये क्या इख्तिलाफ़ात हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जेयूआईपी के दरमियान इन दोनों की आपस में क्यों बन नहीं पा रही? देखिए, आजकल ना मौलाना फजलुर रहमान रूठे-रूठे बयान देते हैं कि एहतजाज करने से पहले हमसे नहीं पूछा गया। और और पीटीआई वाले कहते हैं हम क्यों पूछें, हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं। कल मैं एक स्पेस सुन रहा था जो शेख वकास अकरम की स्पेस थी, जो पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और वो 24 नवंबर के तैयारियों के हवाले से एक ट्विटर स्पेस में खिताब कर रहे थे। उसमें उनसे ये सवाल हुआ कि आप सारी सियासी जमातों को साथ क्यों नहीं मिलाते हैं अपोजिशन की, और जेयूआई के साथ फजलुर रहमान साहब को अगर हम साथ मिला लें तो एहतजाज बहुत कामयाब हो सकता है। तो शेख वकास अकरम ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही तहरीक इंसाफ के पीठ में छुरा घोंपा है। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी और धोखा किया है, हम तो किसी को बताने की पोजीशन में भी नहीं है। आप देखें, हम मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, हम उनके घर के चक्कर काटते रहे। वो हमें कहते रहे मैं 26वीं तरमीम को वोट नहीं डालूंगा, आप मेरे साथ खड़े रहे। हम उनके साथ खड़े रहे, रोज हमारा वफद उनके घर जाता था, उनके पीछे नमाज पढ़ता था, वहां बैठता था। हम जाते थे तो हुकूमत आ जाती थी, हुकूमत जाती थी तो हम आ जाते थे। और आखिरी दिन मौलाना फजल रहमान ने हमें धोखा दिया और 26वीं आईनी तरमीम को वोट डाल दिया। अगर हमें पहले दिन पता होता कि मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट डालना है, तो हम मौलाना के घर के इतने चक्कर क्यों लगाते? मौलाना को हमने 10 साल में मौलाना डीजल के तौर पर पेंट किया, और उनका नाम हमने डीजल रख दिया। पूरी पाकिस्तान उनको डीजल कहती थी। उन्होंने इन दिनों में हमें अपने पीछे नमाजें पढ़वा पढ़वा के वो सारा डीजल का नैरेटिव भी हमारा खत्म कर दिया, जिसकी वजह से हमने उनको केपी से आउट कर दिया था और उनको उनको इक़्तिदार से निकाल दिया था। तो अब हम उन्हें डीजल भी कहने की पोजीशन में नहीं। हमने उनके पीछे नमाजें पढ़ के उनको उनका इमेज भी ठीक कर दिया है, क्लीन चिट भी दे दिया है, और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट भी डाल दिया है। उन्होंने अदलिया को कैद करने के हक में वोट डाल दिया है, उन्होंने नया चीफ जस्टिस लाने पे वोट डाल दिया है, आईनी बेंच के हक में वोट डाल दिया है। उन्होंने सारी 26वीं आईनी तरमीम के हक में, जिसके हम खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उसके हक में वोट डाल दिया है। तो जब हम एहतजाज ही 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कर रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान को उसमें शिरकत की दावत कैसे दे दें, जिसने उस तरमीम के हक में वोट डाला हुआ है? हम उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ही देखते हैं। तो लिहाजा आप जेयूआईएफ और तहरीक इंसाफ के इकट्ठे एहतजाज का तो सफाई फाड़ दें। हमें तो इतना बड़ा हाथ और लग गया है जेयूआई से कि हम किसी को बताने की पोजीशन में भी नहीं कि मौलाना ने हमारे साथ क्या किया है। मौलाना ने हमें वहां ले जाके मारा है जहां पानी भी नहीं है। हम उनके खिलाफ एक बयान भी नहीं दे सकते, और हमें सबसे बड़ा धोखा भी मौलाना ने दिया है। अगर हमें पहले दिन पता होता कि मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट डाल देना है, तो हम उनके घरों के चक्कर क्यों लगाते? हम उनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ते? हम उनके खिलाफ पहले दिन से बयान देते? तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि जो मौलाना आजकल कह रहे हैं कि एहतजाज मुझसे की तारीख में मुझसे मुशावरत नहीं हुई, और पीटीआई कह रही है हमें जरूरत नहीं है, तो दरमियान में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, और वो जो मौलाना और पीटीआई के दरमियान कुर्बतें थी वो खत्म हो गई। अब पीटीआई मौलाना के साथ चलने को तैयार नहीं। मौलाना चाहें भी तो अब पीटीआई को अपने घेरे में नहीं ला सकते हैं। वो एक दफा 26वीं आईनी तरमीम के चक्कर में उनके घेरे में आ गए। अब किसी स्टेज पर भी पीटीआई अपना वजन मौलाना फजल रहमान के पलड़े में नहीं डालेगी। अब को 27वीं तरमीम होगी तो मौलाना के घर पीटीआई नहीं आएगी। उनको ये एज हासिल नहीं होगा कि वो अपोजिशन भी उनके घर पे हो और गवर्नमेंट भी उसके हक में हो। वो एपिसोड खत्म हो गया। इसी तरह इस स्पेस में रियाज फतियाना के हवाले से भी बड़ी जबरदस्त बात हुई। वो कहती हैं जी, रियाज फतियाना के पास एक फोटो है जिसमें वो एक डेंटिस्ट की
चेयर पे लेटे हुए हैं और एक ब्लॉन्ड किस्म की खातून उनका दांत ठीक कर रही है। वो जब उनसे कहा जाता है कि आप हुकूमत से मिले हुए थे, तो वो ये डेंटिस्ट की चेयर पे लेटी हुई फोटो दिखा के कहती हैं मैं तो न्यूयॉर्क में था। जब उनको कहा जाता है कि आप अपने न्यूयॉर्क होने का कोई सबूत दें, तो वो एक तस्वीर के अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान आ गए हुए थे। इस दौरान शेख वकास अकरम कहते हैं कि रियाज फतेहाना मेरे साथ राब्ते में जरूर थे और मुझे कहते थे मैं न्यूयॉर्क हूं, तो मैं उन्हें कहता था आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ जाएं, मैं देख लूं कि आप न्यूयॉर्क हैं या नहीं हैं। तो वो कभी वीडियो कॉल नहीं करते थे, बस सादी कॉल ही करते थे। तो इसलिए रियाज फतेहाना का भी तहरीक इंसाफ से चैप्टर क्लोज नजर आया है। और भी लोगों के हवाले से चैप्टर क्लोज होते नजर आ रहे हैं, लेकिन शेख वकास अकरम ने कहा कि हम इन लोगों को इस वक्त इसलिए नहीं पार्टी से निकाल रहे क्योंकि 24 नवंबर का एहतजाज है। हम चाहते हैं कि ये लोग अगर 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत करना चाहते हैं, कोई लोग लाते हैं तो जरूर ले आए, और 24 नवंबर के बाद हम इनको निकालेंगे क्योंकि हमने इनको निकालने का फैसला कर लिया हुआ है। तो बहरहाल JUIF और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो फासले हैं, वो बढ़ते फासले अब तो जो है सोशल मीडिया पर PTI के लीडरों ने JUIF के खिलाफ बातचीत शुरू कर दी है और वो जो हनीमून था वो खत्म हो गया। सर 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारी को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी कि तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, आखिरी मराहिल में क्या दाखिल हो चुकी हैं। उसके बाद KP हुकूमत तो काफी मुतहर्रिक नजर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो लीडरान हैं वो फ्रंट फुट पे इस वक्त आ गए हैं। फिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत है तो हुकूमत की जानिब से भी लफ्जी गोलाबारी जारी है कि हम इनसे निपट लेंगे। फिर इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज भी कर दिया गया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आज तो वैसे CM KP के जो इजलास था उसमें अल जिहाद के नारे भी लगे हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम जो 24 नवंबर को मरकज पे चढ़ाई कर रहे हैं वो दरअसल जहाद है और हम जहाद करने जा रहे हैं। अफसोसनाक बात है सियासी लड़ाई को जहाद बनाना, लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट बहुत शुरू हो गई है। उनके KP के अहदेदारान ने भी इस्तीफे दिए हैं और ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि पंजाब के अरकान असेंबली ने माजरत कर लिया है 5-5 और 10-10 हजार लोग लेकर जाने से। उन्होंने कहा है कि आप हमें पार्टी में रखें या निकाल दें, लेकिन ये इस वक्त मुमकिन नहीं है कि पंजाब से 5 या 10 हजार बंदा फी हल्का निकाल के लेके जाया जाए। ना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ना लोग अवेलेबल हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट ले भी आए तो लोग ही नहीं अवेलेबल जो हमारे साथ जाएंगे। तो काफी सेटबैक है पंजाब के हवाले से PTI को कि पंजाब से लोग जो है लोग लाने के लिए तैयार नहीं है। अब जहां तक KP की बात है, KP के अंदर बहुत टूट फूट है, लेकिन वहां से लोग आ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि 10-20 हजार लोग आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। पहले गवर्नमेंट का ख्याल था कि आने दिया जाए, और मेरा मतलब है कि अगर ये धरना दें तो फिर इनको कोई खाने पीने की और बाथरूम की फैसिलिटीज ना दी जाएं तो धरना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन PTI के अंदर से ऐसी खबरें आई कि अगर वो D चौक तक पहुंच जाएंगे तो फिर वो सरकारी इमारतों पर कब्जे कर लेंगे, वो कौमी असम्बली पर कब्जा कर लेंगे, वानी वजीर आजम पर कब्जा कर लेंगे और कहेंगे कि अब इक़्तिदार अवाम के हाथ में आ गया है, अवाम ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है। और फिर अडियाला की तरफ जाने की भी बातें हो रही हैं। लिहाजा फैसला ये है कि अटक के पुल से रोकने का अमल शुरू हो जाएगा। जो तरीकाकार है कि अटक पर, फिर कटी पहाड़ी पर, फिर चुंगी नंबर 9 पर, फिर बुरहान इंटरचेंज पर, और इस दफा पहले से सख्त तैयारी की जा रही है। पिछली दफा तो वो निकल कर D चौक तक पहुंच गए थे, इस दफा पहले से सख्त तैयारी की जा रही है कि D चौक तक पहुंचना मुश्किल से मुश्किल बनाया जाए ताकि कम से कम लोग D चौक पहुंचे जाएं, और जो पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यकीनन 22-23 से गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी पंजाब में भी। KP में तो नहीं होंगी क्योंकि KP में उनकी अपनी पुलिस है, लेकिन पंजाब में मुकम्मल गिरफ्तारियां, राउंड अप, किसी के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। और वैसे भी जुमा हफ्ता इतवार स्मॉग की वजह से लॉकडाउन है, तो कोई वो मोटरवेज वगैरह भी उस लॉकडाउन की वजह से बंद होंगी। तो पंजाब में तो बहुत सख्ती होने जा रही है। KP में KP की पंजाब से एंट्री रोकी जाएगी और मुझे डर है कि तसादुम शदीद ना हो जाए। ताहम बैक चैनल्स पे गंडापुर से बात हो रही है कि वो शदीद को खूनी तसादुम ना करें और मैच को फिक्स ही रखें और पोलाइट ही रखें जैसे पिछली दफा रखा था।
लेकिन बुशरा बीबी जो है वो चाहती हैं कि लाशें गिर जाएं, लेकिन बाकी जो जमात है उसको अंदाजा है कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जहां तक ये बात है कि गंडापुर ने कहा है कि मैं एपेक्स कमेटी के इजलास में बात करूंगा कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत होनी चाहिए, और वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। दरअसल गंडापुर के और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात तो आज भी ठीक हैं, और आज भी एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं के जरिए इस 24 नवंबर के धरने को नाकाम बनाने की सारी प्लानिंग कर रही है। तो वो ऐसी बात करते हैं ताकि उनके अपने जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं वो जस्टिफाइड रहें। वो कहें कि मैं तो पीटीआई से की सुलह कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करता हूँ, मैं तो इमरान खान की सुलह कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करता हूँ। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट उनसे अपने मकासद के लिए बात करती है। लेकिन 24 नवंबर का जो बिल्डअप है, मुझे वो अभी काफी तसादुम उसमें नजर आ रहा है, और उसमें मुझे तशद्दुद नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल में कोई पुरअमन दिन नहीं होगा 24 नवंबर। फिर यहाँ पर मैं आपसे एक अंदर की बात जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि कोई फरमाइशी गिरफ्तारियां होंगी? और सेकंड पॉइंट ये कि ये जो मुराद सईद है, जितने भी मफरूर पीटीआई के लीडरान हैं, क्या वो मंजर आम पर आ सकते हैं या अभी वो रुपोश ही रहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो मंजर है। उनको पता है कि वो इस्लामाबाद आएंगे तो पकड़े जाएंगे, और वो गिरफ्तारियों के डर से ही तो रपोश है। वो कोई रपोश, अगर वो आज गिरफ्तारी देना चाहें तो उनको रपोश होने की जरूरत नहीं है। अगर तो 24 नवंबर के धरने में लाखों लोग आ रहे हैं और उसकी कामयाबी 100% यकीनी है, फिर तो मुराद सईद वगैरह मंजर आम पे आ जाएंगे। लेकिन अगर इनको ये यकीन है कि 24 नवंबर का तो हमारा शो कामयाब नहीं होगा और रियासत बहुत सख्ती करेगी, तो मेरे ख्याल में ये लोग मंजर आम पर नहीं आएंगे। सर, आगे बढ़ेंगे और अब बात करना चाहेंगे कि ये जो बच्चों को हथकड़ियां लगाई हैं, इस मुतालिक आपका स्टांस क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बच्चे पीटीआई का पंफलेट बांट रहे थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा दी। और आप हुकूमत को मिलाइन कर रहे हैं कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी समझता हूँ। लेकिन आप एक बात तो और समझें कि पाकिस्तान में कोई आदमी 18 साल की उम्र से पहले वोट नहीं डाल सकता। इसका मतलब है बिल्कुल। कोई बंदा 18 साल की उम्र से पहले सियासत में हिस्सा भी नहीं ले सकता, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। सियासत में सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की उम्र 18 साल और उससे ज्यादा है। इलेक्शन लड़ने की उम्र भी 18 साल और उससे ज्यादा है। एक हद मुकर्रर की है आइन और कानून ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए भी, सियासत में हिस्सा लेने के लिए भी, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी। अब अगर तहरीक इंसाफ अपनी सियासत के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद तो इनमें जुर्रत नहीं है कि ये पंफलेट बांटने के लिए सड़कों पे आ जाएं, तो ये बच्चों को बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल ह्यूमन शील्ड, कि बच्चों के जरिए कराएं। देखिए, पाकिस्तान के आइन और कानून में बच्चों को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। जैसे हम बच्चों से एक उम्र से पहले बच्चे काम नहीं कर सकते, दुकानों पर बच्चों से काम लेना भी जुर्म है। आप समझिए, जिसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। एक उम्र से पहले सियासी काम लेना भी जुर्म है। मेरे ख्याल में जहां पुलिस को और हुकूमत को आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इन बच्चों को गिरफ्तार करके गलती की है, वहां जो इनसे पंफलेट तकसीम करा रहे थे उन्होंने जुर्म नहीं किया है कि वो बच्चों से सियासी काम ले रहे थे। और बच्चों से सियासी काम लेने की इजाजत नहीं है, ये बच्चों की सियासत की उम्र नहीं है। बच्चे बालग होंगे, 18 साल से ऊपर होंगे, उनके पास वोट का हक होगा, कानून के मुताबिक उन्हें अच्छा बुरा जानने की इजाजत होगी, फैसला करने की इजाजत होगी, वो सियासी काम करें। लेकिन जब आप बच्चों से सियासी काम लेते हैं, तो जो जमात बच्चों के जरिए सियासत कर रही है, बच्चों से सियासी काम ले रही है, वो भी जुर्म कर रही है। पुलिस ने तो उस जुर्म को होते हुए, भले कोई बच्चा अगर कोई गलत काम करे तो बच्चे की गिरफ्तारी तो है, लेकिन उसके लिए अलग बच्चों की जेल भी अलग है, बच्चों को अदालतों से रिलीफ भी जल्दी मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो जमात या जो लोग बच्चों के जरिए ये सियासी काम ले रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का आइन और कानून बच्चों को इस काम की इजाजत नहीं देता है, और बच्चों से ये काम लेना जुर्म है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हिंदी की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।